पेरिस बॉयज डे बुलनोगे पार्क, जून 1981। एक आदमी पार्क के अंदर जा रहा था, 2 भारी सूटकेस को ड्रैग करता हुआ, और उस सूटकेस से कुछ टपक रहा था। कुछ लोग रुक गए, देखने लगे और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और जब ऑफिसर्स ने उस आदमी को रोक के पूछा और सूटकेस खोलने को कहा, तो उस आदमी ने सीधा उनकी आंखों में देख के कहा, मैंने उसे मारा ताकि मैं उसे खा सकूं। फ्रेंच पुलिस ने कन्फेशन सुनी, एविडेंस देखा, आदमी को अरेस्ट किया, पर 2 साल बाद उसी अदालत ने उसे आज़ाद कर दिया। और उसके बाद इसीसेई सागावा ने अपनी जिंदगी के अगले 41 साल बुक्स लिखने में बिताए, टीवी में आने में बिताया, इंटरव्यूज देने में बिताए। और वो लड़की रेनी हार्टवेल्ड जो 25 साल की थी, जिसके सपने थे, जिसके घर में लोग उसकी राह देखते थे, वो कभी घर लौट के नहीं आई। और जापान की उस दुनिया ने इस कातिल को उस वक्त सेलिब्रिटी बना दिया। ये है रेनी की कहानी। स्वागत है आपका दोस्तों क्राइम जिला में। मैं आज आपको एक ऐसे क्राइम केस के बारे में सुनाने जा रही हूँ जो शायद ट्रू क्राइम की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। एक आदमी जिसने सब कुछ कबूल किया खुद से ही, बिना किसी दबाव के, और फिर भी एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया, एक बार भी नहीं। ये कहानी एक लड़की के बारे में है, एक सिस्टम के बारे में है और एक सवाल के बारे में है कि इंसाफ आखिर होता क्या है। क्या वो सिर्फ उनके लिए होता है जिनके पास रिसोर्सेज हैं? रुक जाइए क्योंकि ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। रेनी हार्टवेल्ड 1956, नेदरलैंड। एक डच फैमिली में पैदा हुई, तालीम पसंद घर, किताबों वाला घर, एक ऐसी जिंदगी जहां सोचना, पढ़ना और दुनिया देखना इनकरेज किया जाता था। रेनी लैंग्वेज में ब्रिलियंट थी, कुछ ऐसे लोगों में से थी जो एक नई भाषा सीखते हैं और उसमें खो जाते हैं। सिर्फ ग्रामर्स नहीं, उस भाषा की रूह को समझते हैं। 1981 में वो पेरिस आई, सरबोना, फ्रांस की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ने के लिए। सोच के देखो, 25 साल की एक लड़की पेरिस में लिटरेचर पढ़ रही है, जिंदगी सामने थी। उसके क्लासमेट्स कहते थे कि रेनी एक ऐसी इंसान थी जिससे मिलकर अच्छा लगता था। वार्म थी, जेन्युइनली क्यूरियस थी, जो सुनाती थी वो पूरी तरह सुनाती थी। वो जनवरी 1981 में पेरिस आई थी और 5 महीने बाद उनकी छुट्टियां शुरू हुई, जून में। पर वो इस जून में घर नहीं गई। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने रेनी की जिंदगी ली। इसीसेई सागावा, अप्रैल 26, 1949, कोबे, जापान। वेल्दी फैमिली, फादर एक मेजर कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट, ग्रैंडफादर एक रिन्यूड न्यूज़पेपर का एडिटर। मतलब पैसा ही पैसा, कनेक्शन ही कनेक्शन। और वो सेफ्टी नेट थी जिसे पैसा खरीद सकता था, जो हर किसी के पास नहीं होती थी। सागावा खुद कहता था वो बचपन से ही इंसानों के बारे में डिस्टर्बिंग थॉट्स रखता था। एक साइकेट्रिस्ट के पास 15 साल में एक बार के लिए गया, पर उसने कोई हेल्प नहीं ली, अपने अंदर ही धंसता रहा। वाको यूनिवर्सिटी, फिर क्वानसाई गेकुन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किए। और फिर 28 साल की उम्र में एक इंसिडेंट हुआ टोक्यो में। एक जर्मन औरत के घर में घुसा रात को और वो उस इंसिडेंट में पकड़ा गया। पुलिस ने चार्ज किए। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेल्दी फैमिली होने का क्या अंजाम होता है, उसके पिता ने सारे सेटलमेंट्स करवा दिए और इस केस को डिसमिस कर दिया गया। और पैसे ने उसके इस केस में उसे पहली बार जेल जाने से बचा लिया। शायद अगर उसने इस बार अपनी सजा भुगत ली होती तो रेनी अपनी जिंदगी से हाथ नहीं खोती। पर उसके फादर ने इस केस को पूरी तरह से सेटल करवा दिया और केस को पूरी तरीके से डिसमिस करवा दिया और एक पूरा लीगल सिस्टम फेल हो गया। 1977 में सागावा पेरिस शिफ्ट हो गया, सरबोना में पीएचडी करने के लिए। और वहीं उसकी मुलाकात होती है रेनी हार्टफेल्ड से। जून 11, 1981, पेरिस, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी इवनिंग। सागावा ने रेनी को इनवाइट किया अपने अपार्टमेंट पर और उसका बहाना था कि वो चाहता है वो आकर उसके लिए पोइट्री ट्रांसलेट करे, जो कि उनका यूनिवर्सिटी असाइनमेंट था। रेनी आई, दोनों ने मिलकर डिनर किया, कुछ वक्त बात की और फिर रेनी एक डेस्क पर बैठ के पोइट्री पढ़ने लगी। सागावा उठा, उसके पीछे गया। वो अभी भी पोइट्री पढ़ने में गुम थी। उसे इस बात की भनक नहीं थी कि सागावा उसके पीछे क्या करने के लिए गया है। उसने सोचा कि वो पोइट्री को एंजॉय कर रहा है। पर सागावा जो उसके पीठ की तरफ गया, उसने एक राइफल उठाई और रेनी को शॉट कर दिया।
क्या आप सोच सकते हो, एक लड़की जो अपने दोस्त के घर असाइनमेंट पूरी करने आई थी, उसे एक जरा भी भनक नहीं होगी कि सागवा नाम का ये हैवान उसके साथ क्या करने वाला है। सागवा ने पहले उसे शॉट किया, उसकी सांसें रुक गई और फिर उसने जो किया वो एक इंसान कभी नहीं कर सकता। उसने रेनी की सबसे पहले ब्रेस्ट काटी और ब्रेस्ट काटने के बाद उसके मीट को खाया। उसका कहना था कि उसने जब पहली बार ह्यूमन मीट को खाया तो उसे इतना अच्छा फील हुआ कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया। वो चाहता था कि रेनी उसके अंदर समा जाए और उसे और रेनी को कोई कभी अलग ना कर पाए। उसके ब्रेस्ट के मीट को खाने के बाद वो रेनी को फिर जगह जगह काटता रहा और 4 दिन तक उसके मांस का यापन करता रहा। 4 दिन बाद जून 15, 1981 में सागवा ने एक टैक्सी में बैठा 2 भारी सूटकेस के साथ बोइस दे बुलनोगे पेरिस के एक फेमस पार्क में गया। खूबसूरत पार्क जहाँ फैमिलीज पिकनिक करती थी। सागवा एक सेक्लूडेड झील की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने पार्क में उसे देख लिया और उसके सूटकेस को देखा जिससे कुछ चू रहा था। उन सभी ने पुलिस को कॉल कर दिया। ऑफिसर्स ने सागवा को रोक के पूछा, सूटकेस खोलने को कहा और सागवा ने बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के वो सेंटेंस कहा जो शुरुआत में आपने सुना, मैंने उसे इसलिए मारा ताकि मैं खा सकूं। वो इस वक्त पेरिस की उस पार्क में खड़ा एक कन्फेस्ड मर्डरर था। अपने हाथ से, अपनी जुबान से उस पर कोई दबाव नहीं था, कोई लॉयर नहीं था वहाँ, सिर्फ एक हैवान जो ये सोच भी नहीं रहा था कि ये चीज छुपानी चाहिए। फ्रेंच पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसके अरेस्ट के बाद रेनी हार्टवेल्ड के घर वालों को नीदरलैंड में वो कॉल आया जिस कॉल का कोई भी इंतजार नहीं करता। और यही वो मोमेंट था जब सिस्टम का असली फेलियर शुरू हुआ। पेरिस 1981 से 1983 तक 2 साल तक सागवा फ्रेंच जेल में था, ट्रायल का इंतजार करते हुए। कन्फेशन था, फिजिकल एविडेंस था, विटनेस थे, कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं थी जिससे ये केस रुक सकता था या जिससे इस केस को टाला जा सकता था। लेकिन सागवा के रिच फादर ने जापान से ही अपने कनेक्शंस को यूज करना शुरू कर दिया था। उसके पिता ने एक टॉप फ्रेंच डिफेंस लॉयर को हायर किया था, पैसे लगा दिए, सारे कनेक्शन लगा दिए। फ्रेंच जज जीन लुइस ब्रोगनेरे ने एक रूलिंग दी, सागवा लीगली इनसेन, अनफिट टू स्टैंड ट्रायल, और उसके ये कहते ही उसके ऊपर से सारा चार्जेस ड्रॉप हो गया। मेंटल इंस्टीट्यूशन में इंडेफिनिट टाइम के लिए होल्ड करने का ऑर्डर था। अब ये कॉम्प्लेक्स है। लीगल इंसैनिटी एक रियल लीगल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे केसेस में ये सही भी होता है, लेकिन यहाँ फ्रेंच साइकेट्रिस्ट ने उसका एग्जामिनेशन किया। उनका ओपिनियन था कि सागवा ने जो किया वो एक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर था, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग जो बाद में जापानीज साइकेट्रिस्ट थे, उनका कंक्लूजन था कि वो एकदम ठीक था। और सागवा खुद वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, वो जानता था ये गलत था, वो जानता था इसे छुपाना चाहिए, लेकिन लीगली इनसेन का वर्डिक्ट ने उसके इस केस को बंद कर दिया। और फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया। सागवा को 1984 में जापान डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ वो बात आती है जो इस केस को एक यूनिक लीगल हॉरर स्टोरी बनाती है। फ्रेंच ने सागवा को जापान भेजा। जापान ने उसे इमीडिएटली मात्सुजावा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिया, टोक्यो में। जापानीज साइकेट्रिस्ट ने उसे एग्जामिन किया एक के बाद एक, और उनका सभी का एक ही कंक्लूजन था, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, मेंटली इल नहीं है, मेडिकली वो एक फंक्शनल एडल्ट है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखना लीगली जस्टिफाइड नहीं है। और यहाँ फिर से लीगल लूपहोल ने अपना काम किया। फ्रांस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे। केस डिसमिस हो गया था, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ एक अनफिट टू स्टैंड ट्रायल रूलिंग की गई थी। मतलब लीगली कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था सागवा के खिलाफ। फ्रेंच कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड सील कर दिए, और जब जापान गवर्नमेंट ने उनसे वो रिकॉर्ड्स मांगे तो उन्होंने उस रिकॉर्ड्स को देने से मना कर दिया। जापानीज अथॉरिटीज ने काफी बार डॉक्यूमेंट्स मांगे। जापानीज का कहना था कि वो डॉक्यूमेंट चाहते हैं ताकि वो अपना केस बना सके, पर फ्रांस ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट शेयर करने से मना कर दिया। एक कंट्री ने कन्फेस मर्डर को दूसरे कंपनी में डंप कर दिया और फिर वो एविडेंस भी नहीं दिया जिस पर केस बनता। जापानीज लीगल सिस्टम के पास एक ही रास्ता था, नो एविडेंस, नो चार्ज, नो ट्रायल। अगस्त 12, 1986 में इशिशाई सागावा ने मत्सुजावा हॉस्पिटल से खुद अपनी मर्जी से डिस्चार्ज ले लिया। वो बाहर निकला टोक्यो की सड़कों पर आजाद।
रेनी हार्टफील्ड 5 साल पहले मर गई थी। वो 25 साल की थी, पेरिस में लिटरेचर पढ़ रही थी और उसका मर्डरर टोक्यो की सड़कों पर अपनी अगली बुक लिखने का प्लान कर रहा था। कोई वर्डिक्ट नहीं, कोई सेंटेंसिंग नहीं, कोई जस्टिस नहीं। रेनी के फैमिली ने नीदरलैंड में अपील्स की, प्रेशर डाला, लॉयर्स लिए। फ्रांस ने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जापान के पास लीगल ग्राउंड ही नहीं था कि वो सिसाई सागावा के खिलाफ कोई केस कर सके। रेनी की फैमिली जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही थी, एक दीवार के सामने खड़ी रही। एक दीवार जिसे पैसे, लीगल लूप होल्स और 2 गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक इंडिफरेंस ने बनाया था। और फिर जो हुआ वो इस केस का दूसरा सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। जापान में सागावा सेलिब्रिटी बन गया। 1981 में ही जेल से ही उसने एक बुक लिखी, इन द फॉग, जिसमें उसने पूरा अकाउंट दिया अपने ही नज़र से रेनी की डेथ का, अपने एक्सपीरियंस का। वो बुक जापान में बेस्ट सेलर बनी। उसे टॉक शोज पे बुलाया गया, आर्टिकल्स लिखे गए, मांगा इलस्ट्रेशन हुआ। एक एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में उसने काम भी किया। और जापान की मीडिया ने उसे एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट किया, इनवाइट किया, प्लेटफॉर्म दिए रेटिंग्स के लिए। रेनी हार्टफील्ड की फैमिली ने कभी पब्लिकली ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो पब्लिकली ड्रामा नहीं करते थे। लेकिन एक चीज रिकॉर्ड पर है, रेनी की एक सहेली ने एक इंटरव्यूज में कहा था, रेनी बुक से प्यार करती थी, लैंग्वेज से प्यार करती थी, वो दुनिया देखना चाहती थी। वो 25 साल की थी और जो इंसान उसकी इस जिंदगी से उसे ले गया, वो उसी जिंदगी से अपना करियर बना रहा है। सागावा ने अपनी जिंदगी में बार बार पब्लिकली कहा कि उसके डिजायर्स कभी नहीं गए। वो रिपोर्टेडली अपनी बात करता था, अपने फैंटेसीज के बारे में ओपनली इंटरव्यूज में, बुक्स में लिखता रहा। और जापान की वो दुनिया उसे सुनती रही, उसके बुक्स खरीदती रही, उसके वीडियोस को टीआरपी मिलती गई। क्या आप सोच सकते हो, एक इंसान जिसने फ्रांस में एक लड़की का कत्ल करके उसके मीट को खाया था, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं थे और उसे जेल में होने की जगह जापान के लोग उसे पब्लिक ने एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कह के उसे टीआरपी दे रखा था। और वो आज़ाद जापान की सड़कों में घूम रहा था, वो इंसान जिसने खुलेआम कहा था कि उसके डिजायर्स कभी नहीं गए। नवंबर 24, 2022 इसिसाई सागावा की 73 साल की उम्र में नेचुरल कॉज से मौत हो गई, टोक्यो में अपने ही बेड पर अपनी नेचुरल जिंदगी जी के। और रेनी हार्टफील्ड के कत्ल को कोई भी जस्टिस नहीं मिला। ये केस अपने आप में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस है, लेकिन ये केस ये भी बताता है कि अगर आपके पास पैसा है, ऑथोरिटीज है, कनेक्शंस हैं, तो आप किस हद तक किसी चीज को छुपा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है, कनेक्शन है, तो आपका छवि कैसे सुधारा जा सकता है। इसी के साथ हम इस केस के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आपका क्या ख्याल है इस केस के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।